केवन नंबर चैप्टर है? 17 ने 16 चैप्टर है ना क्लास 8 का। वायु एवं कौन सा? जल प्रदूषण। एयर एंड कौन सा? ध्यान से सुनो, एयर एंड कौन सा? वाटर पॉल्यूशन। हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। सो लिखा हुआ है कि जीवों के अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? स्वच्छ जल तथा क्या? शुद्ध वायु का होना क्या है? अति आवश्यक है। यदि स्वच्छ जल और शुद्ध वायु नहीं रहेगा तो लोगों का जीवन बेहतर रह पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। वो देखो प्राकृतिक वातावरण में, देखो क्या लिखा है, प्राकृतिक वातावरण में होने वाले अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रदूषण कहलाता है। लिखा नहीं गया, भूल गया। हानिकारक परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पे लिखेंगे प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण को अभी हम लोग यहाँ पे दो चीज पढ़ेंगे, एक वायु प्रदूषण और दूसरा कौन सा? जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण और कौन सा? जल प्रदूषण। देखो वायु प्रदूषण में हम लोग पहला पढ़ेंगे वायु ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, आर्गन, ETC गैसों का क्या है? मिश्रण है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारे चीज पाए गए हैं। वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है तब इसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहा जाता है। क्या लिखा है? देखो वायु में यदि अभी शांत है, कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया, है ना। ये सब जब मात्रा किसी का बढ़ गया या फिर हम लोग धूल उड़ा दिए और भी बम फोड़ दिए तो सब क्या हो गया? इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के कारकों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वायु प्रदूषण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पदार्थ की अवस्था के आधार पर और तीसरा स्रोत के आधार पर, है ना। तो देखो हम लोग पहला पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर, कहां से उत्पन्न होता है उसको देखो। उत्पत्ति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। प्राथमिक प्रदूषक और कौन सा? द्वितीयक प्रदूषक। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ये प्रदूषक क्रिया या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सीधे उत्सर्जित हो जाता है। जो काम किया उसके परिणाम क्या हो गया? ये उत्सर्जित हो गया। जैसे ज्वालामुखी का फटना, कोयला का जलना, तेल का जलना, ये सब क्या हो गया? डायरेक्ट उत्पन्न हो गया। तो ये सब क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक कहा गया। क्या कहा गया इसे? प्राथमिक प्रदूषक। दूसरा क्या लिखा हुआ है? द्वितीयक प्रदूषक। क्या लिखा हुआ है? द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो इस तरह के प्रदूषक क्या होते हैं? निकलते हैं। यहाँ जो हम लोग निकाले सो पहला प्रदूषक और वायुमंडल में मिल गया, जैसे हम लोग के यहाँ सल्फर निकला, ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। समझ गया क्या? तो ये सब ये लिखा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। दूसरा टॉपिक्स पढ़ो, देखो पदार्थ की उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? पदार्थ की उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर इसे भी 2 भागों में बांटा गया, गैसीय वायु प्रदूषक और सूक्ष्म प्रदूषक। गैसीय वायु प्रदूषक में कौन कौन है? ये सामान्य ताप और दाब पर गैसीय अवस्था में रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? गैसीय वायु प्रदूषक हैं, जो क्या करते हैं? हानिकारक यानी सब अम्ल वर्षा कराने की क्षमता रखते हैं और भूमि की उपज को भी क्या खत्म कर देते हैं, घर के दीवारों को भी काला कर देते हैं। खा जो है सूक्ष्म प्रदूषक, ये गैसीय अवस्था में नहीं होते, ये क्या होते हैं? चिपचिपे अवस्था में होते हैं। धूल, धुआं, तरल बूंदों के रूप में निलंबित होते हैं। सूक्ष्म पदार्थ ETC ये सब क्या? सूक्ष्म प्रदूषक कहलाते हैं। सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है घर में एयर कंडीशनर, फ्रिज, कूलर, इसे सब जो लगा हुआ रहता है वो सबसे जो हानिकारक निकलती है कार्बन, कौन? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये सब क्या करता है? नुकसानदायक है। फिर तीसरा नंबर है स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। प्राकृतिक स्रोत, प्रकृति में होने वाले असामान्य घटना, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाना, वनों में आग लगना, वायु का घूर्णन हो जाना, ETC ये सब क्या है? हानिकारक गैस क्या करता है? वायु में फैलता है। इसे क्या बोला गया? प्राकृतिक स्रोत बोला गया। फिर दूसरा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? मानव निर्मित। कल हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक स्रोत। क्या पढ़े थे? प्राकृतिक स्रोत। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव जनित स्रोत, यानी मनुष्य क्या करता है, कहां कहां से धुआं उत्पन्न करता है, प्रदूषण करता है, उसको देखो। सब चालित वाहन जो गाड़ी चलता है सो, है ना, कल कारखाना से निकलने वाला धुआं, जीवाश्म ईंधन, कोयला के पूर्ण और अपूर्ण दहन,
ताप विद्युत संयंत्र के कारण वायुमंडल में क्या होता है, विषाक्त गैसें मिल जाती है। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, वायु प्रदूषक से होने वाला नुकसान, वायु प्रदूषक से होने वाला क्या पढ़ेंगे, नुकसान। जैसे पहला लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, देख लीजिए फिर लिखेंगे। यह एक विषैली गैस है। कैसी गैस है, विषैली गैस है, जो श्वास के द्वारा शरीर में पहुंच जाती है। श्वास के द्वारा क्या होता है, शरीर में पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद क्या करती है, यह रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देती है। कुछ करती नहीं है, क्या कर देती है, ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है। और CO को अधिक मात्रा में ग्रहण करने से क्या होता है, मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जा सकती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को अधिक मात्रा में आप ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा, मृत्यु भी होने की संभावना होती है। CO2, क्या लिखा, CO2, इसकी निरंतर वृद्धि से पौधागर प्रभाव या विश्व तापन में वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या हो रहा है, पौधागर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, या क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों के जो बर्फ है उनका पिघलना क्या हो गया, शुरू हो गया है। और जब बर्फ पिघल रहे हैं तो समुद्र का जल स्तर में क्या हो रहा है, वृद्धि होना शुरू हो गया। फिर देखो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का मतलब क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। इसे ग्रहण करने से दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी क्या होती है, बीमारियां होती है। इसके कारण अम्ल वर्षा भी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से क्या होता है, अम्ल वर्षा भी होता है। फिर आगे का टॉपिक से देखो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी वायुमंडल में जल के साथ मिलकर के क्या करता है, अम्ल वर्षा करता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन वहन की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। सब नुकसानदायक है। फिर अगला टॉपिक से धुआं, क्या लिखा हुआ है, धुआं। धुआं में ठोस और तरल दोनों प्रकार के सूक्ष्म कण होते हैं। धुआं में क्या होता है, ठोस और तरल दोनों प्रकार के क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। इसमें कई हानिकारक गैसें भी रहती है। इससे दमा, खांसी, गले में घरघराहट महसूस होता है, दृश्यता में कमी हो जाती है धुआं से। फिर छठा नंबर है एरोसोल, क्या लिखा, एरोसोल। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कणों के बादल को क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोसोल। CFC, कौन सा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या एक ऐसा एरोसोल है। CFC ओजोन परत की क्षतिग्रस्त कर देता है, और ओजोन परत को क्षय से मनुष्यों में क्या होता है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद ETC रोग क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद लिखा लेड, क्या लिखा, लेड। पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरियां, बाल रंगने के उत्पादों में पाया जाता है। लेड कहाँ कहाँ पाया जाता है, पेट्रोल में भी पाया जाता है, डीजल में भी पाया जाता है, बैटरी में भी पाया जाता है। हम लोग जो बाल कलर करवाते हैं ना, उसमें भी किसकी मात्रा पाया जाता है, लेड का। और ये सब क्या होता है, जब रह जाता है ना, तो यह कैंसर तथा पाचन संबंधी बीमारियां क्या कर सकता है, उत्पन्न कर देता है। आगे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, तो अम्ल वर्षा, क्या लिखा हुआ है, अम्ल वर्षा। ध्यान से समझिए फिर नोट करिएगा। अम्ल वर्षा क्या है, तो देखो वायु प्रदूषण के कारण, किसके कौन से प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन, इसका सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, वायु में जो जलवाष्प है ना, उस जलवाष्प के साथ क्या होते हैं, मिल जाते हैं। मिल जा करके क्या करते हैं, अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। और जब ये जब निर्माण होता है ना, तो वर्षा जल के साथ जब पृथ्वी पर पुनः आता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का क्या प्रभाव है, देखो इसके कारण से नदियां, तालाब और झीलों के जल पीने योग्य रह गया क्या, नहीं रह पाता है ना। अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। इस घटना को क्या कहा गया, संगमरमर का कैंसर भी कहा जाता है। फिर देखो एक टॉपिक्स लिख दिए, दो फुल फॉर्म। CNG का फुल फॉर्म क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG का फुल फॉर्म हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। हम लोगों को क्या करना चाहिए, CNG का प्रयोग करना चाहिए, LPG का प्रयोग करना चाहिए। इससे धुआं और प्रदूषण भी क्या होता है, कम होता है। गाड़ी में जो पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं उस जगह पे किसका प्रयोग करना चाहिए, CNG का। देखो आगे आया ग्लोबल वार्मिंग, या हरित गृह प्रभाव, या ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है तो समझेंगे ध्यान से। सूर्य की किरणें वायुमंडल में गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है।
तब तो देखते हो ना, अभी सूरज की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंची तो सुबह ठंडा लग रहा है, लेकिन ये हो जाएगा जैसे पहुंच जाएगा क्या हो जाएगा, गर्म लगना शुरू हो जाएगा। तो देखो पृथ्वी की सतह को गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त विकिरणें को उत्सर्जित भी करती है, यानी जो जो किरण उपयोगी नहीं है उस किरण को भी क्या करती है, उत्सर्जित करती है। और यह विकिरण क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस CO2 मीथेन के आवरण को पार नहीं कर पाती है, और जब पार नहीं कर पाती है तो पुनः कहां पर लौट आती है, पृथ्वी पर लौट आती है। और पृथ्वी पर लौट आने के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहा गया, हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। फिर ध्यान से देखेंगे, पृथ्वी के तापमान में होने वाले इस वृद्धि को क्या कहा गया, विश्व उष्णन या विश्व तापन कहा जाता है। फिर देखो पौधाघर का फायदा और नुकसान, पौधाघर का फायदा भी है, पौधाघर का क्या है, नुकसान भी है। देखो पौधाघर पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए आवश्यक है, यदि यही नहीं होता तो पृथ्वी पर टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से क्या होता, नीचे चला जाता है ना। और इसे है तो जिसके कारण से बर्फ क्या हो रहा है, पिघलना शुरू कर दिया है। कम तापमान पर रहने वाले जंतु, पौधों तथा सूक्ष्म जीव की प्रजातियां क्या है, विलुप्त होने के खतरा पर है। देखो बैठो भी, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। जिस टॉपिक्स को हम नहीं लिख रहे हैं आप लोग अपने से नोट करिएगा और लिखिएगा। क्या है, देखो पेज नंबर 194 में लिखा हुआ है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं आप। तो ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या घर में जो लकड़ी या कोयला जलाते हैं उसको प्रयोग कम करके किसका प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, LPG का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। वो प्रयोग कम क्या लिखा है, प्रयोग को कम से कम करना चाहिए, इसकी जगह पर गोबर गैस तथा किसका, LPG का प्रयोग करना चाहिए। देख रहे हो। फिर दूसरा देखो क्या लिखा है, जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं ना, स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। यानी हम लोग जो पेट्रोल डलाते हैं ना उसमें जो लेड डाल देता है उसको हटा करके प्रयोग करना चाहिए, यानी जो स्वच्छ ईंधन है उसका प्रयोग करना चाहिए। स्वचालित वाहन के इंजन को नियमित देखभाल करनी चाहिए, यानी गाड़ी जो है ना उसको क्या करना चाहिए, बढ़िया से रख रखाव करना चाहिए। जैसे धुआं देने लगे उसका संरक्षण भी करना चाहिए, यानी बनाना भी चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, यानी कहीं जाना है तो बस जा रही है तो बस से चल जाओ, अपना पर्सनल बाइक पर्सनल कार से जाने जरूरत नहीं है। फिर देखो साइकिल का प्रयोग करो, छोटी दूरी है तो किसका प्रयोग करो, साइकिल का। ई रिक्शा का उपयोग करो, यानी जो बैटरी से चार्जेबल गाड़ी है ना उसका प्रयोग करो। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए, बड़े पैमाने पर क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधे लगाना चाहिए, है ना। कल कारखाने को चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, जो हम लोग फैक्ट्री उक्ट्री लगाते हैं ना उसका जो चिमनी है वो क्या होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए। इससे आसपास के स्थानों में प्रदूषण की क्या होती है, कमी आती है। कल कारखानों के आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए, यानी फैक्ट्री उक्ट्री जो लगा रहे हैं ना वो थोड़ा कहां पर ले जाना चाहिए, दूर ले जाना चाहिए। फिर देखो पटाखों को बहिष्कार करना चाहिए, यानी पटाखा उटाखा फोड़ना नहीं चाहिए, धुआं प्रदूषण होता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा के उपयोग में बढ़ावा देना चाहिए। अभी हम लोग जैसे बिजली खपत कर रहे हैं तो ये जल विद्युत केंद्र से आ रहा है तो ठीक है, लेकिन यदि कोयला जल करके बिजली बन करके आ रहा है तो उस ऊर्जा को खपत क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। नहीं तो घर में सौर पैनल लगा दीजिए, बिजली का खपत भी क्या होगा, कम होगा। आवागमन में बाधा डालने वाले पार्किंग से भी बचना चाहिए, कहीं जा रहे हैं तो पार्किंग लग रहा है तो गाड़ी स्टार्टे रखा है उससे बचना चाहिए। चौराहे पर क्रॉसिंग या लाल बत्ती में खड़े होने पर अपने वाहन का क्या कर देना चाहिए, इंजन बंद कर देना चाहिए। अभी ABS सिस्टम जो गाड़ी में दिया है ना ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कुछ सेकंड के लिए आप गाड़ी नहीं चलाइएगा ऑटोमेटिकली गाड़ी क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। फिर क्लच दबाइएगा फिर गाड़ी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब नया सिस्टम है। अपने मित्रों व रिश्तेदार को धूम्रपान करने से क्या करना चाहिए, बचना या बचाना चाहिए। ये सब टॉपिक सब नहीं लिखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो क्या लिखा है कि खुले में शौच करने जाना नहीं चाहिए, इससे भी प्रदूषण होता है। यदि किसी को देखो, यदि किसी को पोलियो ओलियो हो गया है ना, बैठिए तुमने, यदि किसी को पोलियो ओलियो हो गया है तो उस पोलियो वाले व्यक्ति यदि कहीं पर जाकर के क्या करता है, बाथरूम करता है तो क्या करता है, पोलियो वायरस वायुमंडल में फैल जाता है, और जब फैल जाता है तो दूसरे व्यक्ति को भी पोलियो आ जाने की संभावना हो जाती है, इसलिए बचना चाहिए।
है ना। वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। समझ गए। राज्यों में तो इसे क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया। लिखिए, देखो टॉपिक जल प्रदूषण। कौन सा टॉपिक से, जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण किसे कहते हैं, तो जल में अवांछनीय या जैविक या अजैविक पदार्थ का मिल जाना जो क्या करता है, जल को गुणवत्ता को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है, जल प्रदूषण। प्रदूषण के कारण क्या हो जाता है, जल का रंग भी अलग, गंध भी अलग, और जल क्या हो जाता है, अम्लीयत हो जाता है, यानी उसमें अम्ल का गुण आ जाता है, पीने लायक वो बचता नहीं है। देखो जल प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं, उसमें स्रोत एक है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट, कूड़ा कचरा के बारे में बात किया गया है। यानी झारखंड की धरती जो है ना वो रत्न गर्भा से भरी हुई है। यानी झारखंड में क्या है, बहुत सारे संपत्ति भरे हुए, खनिज संपदा भरा हुआ है। खदानों में उपलब्ध प्रचुर कोयला है। खदानों में क्या है, कोयला है, लो अयस्क है, तांबा है, एल्युमिनियम के अयस्क, सस्ती मजदूर ईटीसी ने लोगों को औद्योगिक इकाई लगाने को क्या किया, यहाँ पर प्रेरित किया है। यानी सामान वामान मिल जाने के कारण से लोग आसानी से यहाँ क्या फैक्ट्री लगा पाए। लोग कहाँ फैक्ट्री लगाए, तो ज्यादातर जितना भी फैक्ट्री है ना देखेंगे तो कहाँ पर, नदी किनारे। नदी किनारे कारखाने स्थापित किए गए ताकि कारखाने को क्या हो जाए, सस्ते में पानी मिल सके। परंतु ये लोग जो प्रक्रिया होता है, धातु कर्म में प्रयुक्त पानी को बिना उपचारित किए हुए नदियों में क्या कर देते, प्रवाहित कर देते। और प्रवाहित करने के कारण क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो रहा है। ये था औद्योगिक अपशिष्ट। इसमें और भी बहुत सारे टर्म थे। दूसरा है घरेलू वाहित मल जल। घरेलू वाहित मल जल यानी घर का जो वाहित मल जल है उसके बारे में देखो। तो घर से निकलने वाला कचरा, मनुष्य तथा अन्य जीवों के मलमूत्र, अपशिष्ट, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक ईटीसी को क्या करता है, लोग नलियों में बहा देता है। किसको बहा देता है, नलियों में, है ना। खाद्य पदार्थ के कचड़े, साबुन, डिटर्जेंट के झाग, जीवाणु, परजीवी जैसे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये सूक्ष्म जीव जल स्रोतों में घुले ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया में अवशोषण करते हैं और जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। और जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो जीवों को रहने के योग्य जगह मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। तो मानव तथा जानवरों के मल में क्या होता है, कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। मानव तथा जानवरों की क्या पाया जाता है, कॉलीफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं। तथा जब वाहित मल जल स्रोतों में आकर मिलता है तब जल में क्या होता है, कॉलीफॉर्म की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और जिसके सेवन करने से लोगों को क्या होता है, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस ईटीसी बीमारी होने का क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। ये सब था। फिर देखो औद्योगिक अपशिष्ट, फिर अगला पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक स्रोत। कौन सा, प्राकृतिक स्रोत। झारखंड में अनेकों जगह पर भूमि के अंदर आर्सेपाइराइट है ना नामक खनिज पाया जाता है ना, आर्सेनापाइराइट नामक खनिज पाया जाता है। इसका क्या होता है, भूमिगत जल में आर्सेनिक पाया जाता है जो क्या करता है, विषाक्त होता है, जहर जैसा होता है। आगे का टॉपिक से देखो कृषि रसायन। कौन सा टॉपिक, कृषि रसायन। देखियो ध्यान से, लोग क्या करते हैं, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए खेतों में क्या रासायनिक कीटनाशक है ना, ये सब दवाओं को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम की क्या होती है, प्रधानता होती है। रासायनिक उर्वरक के कारण जल स्रोतों में घुले ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जो जीव जल में रहते हैं उन जीवों को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इससे जल में रहने वाले जीव क्या होते हैं, मरने लगते हैं। फिर देखो प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। कौन सा, तो देखो फ्लोरिड युक्त जल के सेवन से मनुष्यों में क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो सकती है। इसका, जिस जल में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है उस जल को पीने से क्या होगा, फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाएगा। शीशा युक्त जल के सेवन करने से लोग पागलपन हो जाता है। जिस जल में शीशा रहता है उस जल को पीने से पागलपन, मस्तिष्क तथा किडनी की बीमारी हो सकती है। फिर देखो आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से चर्म रोग, फेफड़ा का कैंसर, ईटीसी रोग हो सकता है। तो हम लोग को इसको बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो उसको भी ध्यान से देखो। जिस प्रकार से वायु प्रदूषण से बचने के लिए हम लोग उपाय किए थे उसी प्रकार से किसका,
जल प्रदूषण से बचने का भी क्या करेंगे, उपाय करेंगे। क्या क्या है देखो, जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए टॉपिक्स लिखे हुए बहुत सारे, देखेंगे एक एक करके क्या लिखा है। सो हमारे समाज में लगभग सभी धर्म स्थानों पर, हमारे समाज में क्या लिखा हुआ है, लगभग सभी धर्म के मानने वाले लोग अपने पवित्र उपासना स्थल पर क्या करते हैं, स्थल के अंदर गंदे पदार्थों को नहीं ले जाते। ध्यान से समझिएगा, जो भी लोग कहीं पूजा अर्चना करने जाता है उस जगह पर गंदा चीज लेकर के जाता है क्या, नहीं लेके जाता है। लेकिन विडंबना है कि हम अपने पवित्र माने जाने वाली नदियों में बेहिचक क्या करते हैं, गंदगी प्रवाहित कर देते हैं। यह सोच है कि गलत है कि अपने घर गली मोहल्ले की गंदगी को हम जीवनदायिनी नदियों या सरोवर में बहाते रहे। और इस सोच को बदलने वाली क्या हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी घर से जो कूड़ा कचरा निकले उसको सही प्रकार से अपशिष्ट या निपटान करने की क्या जरूरत होती है। यदि आप उसे सही प्रकार से निपटान नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कूड़ा कचरा आपके गली मोहल्लों में फैला हुआ रहेगा और वो कहाँ, जल में जाकर के क्या होगा, जल को प्रदूषित करेगा। जल प्रदूषण को दूर करने की शुरुआत सबसे पहले आपको कहां से करना पड़ेगा, तो अपने घर से करना पड़ेगा। कहां से करना पड़ेगा, अपने घर से, है ना। सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर होनी चाहिए। कहां पर, खास करके घरों में होनी चाहिए। जैसे हम लोग देखो, तेल है घर में, तेल जो खराब हो गया उसको क्या करना है, नीचे फेंक नहीं देना है, उसको भी संभाल करके रखिए। ग्रीस है, इसे को नली में बहाना नहीं चाहिए। फिर तीसरा नंबर देखो, घर के बचे हुए रसायनों, दवाइयों, फिनाइल को पानी आदि या सिंक में, शौचालय के पेन में क्या करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। कूड़ा कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की होनी चाहिए। आप कूड़ा कचरा जो भी फेंकते हैं उसको सही जगह पर क्या करिए, फेंकिए, ताकि क्या हो जाए, उसका निपटान हो सके। एक इकाई, एक मोहल्ला, एक वार्ड या एक